जिस अतीक अहमद को पूरी यूपी की पुलिस वर्तमान समय में ढूंढने के लिए आला अफसरों की सहारे पड़ी हुई है, वहीं कभी उसी अतीक अहमद को अकेले जाकर उसके ऑफिस से गिरफ्तार करने वाले धीरेंद्र राय इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं अतीक अहमद और उसके खौफनाक दास्तान की कहानी धीरेंद्र राय की जुबानी। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पे है। हाँ, कैसे आपने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया, क्या कहानी है? ये 95-96 में मैं वहाँ पर सिविल पुलिस का इंस्पेक्टर था, हाँ, कुछ संभवतः कोतवाली थाने का। तो एक घटना हुई सिविल लाइन थाने में कि एक अशोक साहू नाम के व्यक्ति युवक थे। वो गाड़ी से जा रहे थे और अतीक के छोटे भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो कुछ पास लेने या ओवरटेक करने में कुछ बात हुई, तो दोनों लोगों में कुछ कहा सुनी हुई, बातचीत हुई। तो इसके बाद जब उनको पता लगा अशोक साहू को कि ये तो अशरफ है, विसर्जन हो गया, तो अशोक साहू फिर जाके अतीक के घर पर उनसे उन्होंने क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा और कहा कि मुझसे गलती हो गई। उनको जानकारी नहीं थी कि अतीक के भाई हैं। तो अतीक ने कहा कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन जाओ। लेकिन इसी घटना को लेके उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद सिविल लाइंस में उनको भून दिया गया गोलियों से। और घटना हुई, सारे ऑफिसर्स इकट्ठा हुए वहाँ पर। मुझे लगता है कि उस समय इलाहाबाद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्रा साहब थे, अच्छे अफसर थे, बहुत प्रोफेशनल थे वो। और एसपी सिटी श्री अभय कुमार प्रसाद थे, वो आईपीएस है, वो एडीजी हैं इस समय। एक श्री लालजी शुक्ला साहब थे, वो रूरल का काम देखते थे, वो उस समय एडिशनल एसपी थे वो। और ये सब सारे अफसर आए, इकट्ठा हुए, और वहाँ देखा गया तो पता लग गया कि वो सिर्फ नहीं मारा है। घर के लोग हिल रहे थे, कांप रहे थे उसके, अशोक साहू के। लेकिन जब सब चीज़ें उन लोगों को भी मालूम हो गई, लेकिन अतीक के भय के मारे कोई एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं था। तो बहरहाल पुलिस ने विश्वास में लिया, सब बातें हुई, तब उन्होंने सही बात लिख के दे दिया और वो अशरफ नामजद हो गए एफआईआर में और हत्या का मुकदमा कायम हो गया। और इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाइयों में जुटी, विवेचना की। तो जब पुलिस अपनी कार्रवाइयों में जुटी, अनुसरण की, तो उसी समय फिर वो इन्वेस्टिगेशन ही सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो गई। सीबीसीआईडी को जब तबादला हो गया तो फिर पुलिस नल एंड वाइड हो गई, पुलिस को उसमें कोई कार्य नहीं करना था। संयोग से उसी समय मेरा ट्रांसफ़र भी सीबीसीआईडी को हुआ, कुछ राजनीतिक कारणों से। तो जब सीबीसीआईडी को मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो जो एसएसपी साहब थे श्री रजनीकांत मिश्र साहब, उन्होंने मुझसे पहले कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इलाहाबाद आ जाओ, इस इन्वेस्टिगेशन को कर दो इलाहाबाद सेक्टर में। मैंने कहा था मैं तो बनारस जाना चाहता था, मेरी माँ वहाँ रहती हैं। आमतौर से विंग्स में लोग अपनी इच्छानुरूप जगहों पर चले जाते हैं। तो कहे नहीं, ये ज़रूरी है इसमें आप। तो मैंने ठीक है, मैं आप सर, मुझे अगर विश्वास आपको है हमारे ऊपर तो ज़रूर मैं करूँगा। तो उन्होंने ही फिर डीजीसीआईडी से बात किया, एच राव साहब से, और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर कराई। और वो इन्वेस्टिगेशन भी इलाहाबाद सेक्टर में आ गई, मुझे मिल गई। उन्हीं के कहने से डीजी साहब ने मुझे इंटरेस्ट करवा दिया। मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये पता लगा कि अशरफ को तो चंदौली थाने में इस घटना के 2 घंटे या 1 घंटे, जो भी समय, इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है, पहले से आर्म्स एक्ट में बंद कर दिया गया, कट्टा की बरामदी करके। और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होते थे मंसूर अहमद काजी, तो वो हमारे सत्र के उप निरीक्षक भी थे। और चकिया में ही उनका घर और था, चकिया जगह है वो इलाहाबाद में, जहाँ अतीक का अपना साम्राज्य है, तो वहीं वो उनका मकान वकान था। तो फिर अब इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो इन्वेस्टिगेशन से इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं, ये गलत है, तो इन्होंने ही किया है, उन्होंने करवाया है। सब इंस्पेक्टर जिसने फर्ज वर्द लिखी थी उसने सब पूरी बात हमको बता दिया, स्वीकार कर लिया। तो मैंने फिर उसका कलमबंद बयान वगैरह कोर्ट में करा दिया, और उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने इंस्पेक्टर के कहने से झूठा लिखा है। तो सब एविडेंस ले आए हम। जब ये एविडेंस हो गई तो तय हुआ, तब ये कॉन्स्पिरेसी के मुलजिम अतीक बने। वहाँ से वो क्या कहते हैं आप, पीसीओ था, पीसीओ से लैंडलाइन से वो इंस्पेक्टर साहब बात करते थे, तो वो सब चीज़ें डिटेल आई इन्वेस्टिगेशन में। तो और इसके बाद उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स का भी माने लुक आफ्टर करते थे अतीक, तो वो सब भी एविडेंस मैं डीजी ऑफिस से ले आया इस विवेचना में। तो जब ये सब चीज़ें आ गई तो अतीक भी कॉन्स्पिरेसी के षड्यंत्र के मुलजिम बने। सब पूरी बातें जब मालूम हो गई तो क्योंकि उनका भी षड्यंत्र में हाथ था। तो अतीक और उनको मुलजिम बनाने के बाद हम लोगों ने तय किया कि अतीक को ही पहले पकड़ा जाए, इसलिए कि अतीक का उस समय स्टेटस था, बदमाश भी थे और पॉलिटिकल शेल्टर भी था, राजनेता भी अपने को कहते थे भी, एमएलए रह चुके थे सब। थे कि नहीं ये मुझे याद नहीं है उस समय, लेकिन यह कि तो फिर तय हुआ एसएसपी साहब से, एसएसपी से रजनीकांत मिश्रा साहब थे। मैंने कहा सर, ये जो पुलिस लाइन वगैरह में कवायद होती है, फोर्स इकट्ठा होता है, तब तक उसको कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ऐसा ना हो,
आप इन्हीं 2 अफसरों को, जो अभय कुमार प्रसाद साहब को और लालजी शुक्ला सर को बुला लीजिएगा, तो इनके साथ 1-2 आदमी आ जाएंगे मीटिंग वीटिंग के लिए, और 2-3 एसओ जिनको आप विश्वसनीय समझते हैं उनको बुला लीजिएगा, अपने बंगले में बात करिए आप। हमारे सेक्टर अफसर साहब भी वहाँ पहुँच गए, श्री कृपा शंकर सिंह सीआईडी के सेक्टर अफसर थे, और हम पता लगा लेते हैं कि अतीक कहाँ है, हम खुद पता करेंगे और आपको बता देंगे, जहाँ होंगे वहाँ आप इन लोगों को भेज दीजिएगा तो असिस्टेंस हो जाएगी। इतने से बहुत है पकड़ने के लिए, इतने लोग, हमारे 5 अफसर रहेंगे तो उनके साथ 1-2 आदमी रहेंगे, तो कहीं भी कुछ रहेगा पकड़ लिया जाएगा। तो ये बात तय हो गई, ये सब शुरू हो गया। मैंने फ़ोन किया अतीक अहमद को, तो अतीक अहमद ने उठाया फ़ोन और कहा कि वो तो नहीं है। तो मैं भी उनकी आवाज़ पहचान गया, उसने भी मेरी आवाज़ पहचान लिया, और फिर कहा कि 2 दिन बाद मिलेंगे। बहरहाल कोई जुमा का है क्या बताया उसने, तो फिर फ़ोन काट के हमसे इन्वेस्टिगेशन इसी बीच बदल दी गई थी। तो वो दूसरे इंस्पेक्टर के लिए वहाँ से आया कि इन्वेस्टिगेशन धीरेन्द्र राय से बदल दिए। पहले सीआईडी को गई, फिर सीआईडी मुझे मिली, फिर मुझसे बदला गया। तो एक बीबी पांडे साहब थे, वो सीनियर इंस्पेक्टर थे, वो सुपरविजन वगैरह करते थे, अच्छे आदमी थे और विश्वसनीय थे, तो उन्हीं को फिर इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट कराई गई। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप बात करो अतीक से, ज़रा आप बात करो। तो उन्होंने फ़ोन मिला के बात किया, तो अतीक फ़ोन पर आ गया और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र राय से इन्वेस्टिगेशन हट गई है, मैं करूँगा, तो मुझे आपसे मिलना है। तो उसने कहा कि 1-2 दिन बाद जो है आप फ़ोन कर लेना, तो हम आपको बता देंगे किस होटल में कहाँ कैसे मिला जाए वरना। तो अभी कंफर्म हो गया कि वो लैंडलाइन फ़ोन वहीं लगाया उसके ऑफिस पर, और वो वहीं है। तो बस हम लोग चल दिए अपनी जीप से, सीआईडी की जीप से। 1-2 हम लोग इंस्पेक्टर थे हमारे सहयोगी, और जब पुलिस वहाँ पहुँचे हाई कोर्ट के पास, तो वहाँ से फिर मैंने एसएसपी साहब को और अपने सेक्टर अफसर को बता दिया कि ऐसे ऐसे है, यहीं पर फोर्स भेज दिए। तो वो लोग सब जो सीनियर ऑफिसर्स वो जो लोग इकट्ठा थे वहाँ आ गए। तो एसपी सिटी साहब ने बल्कि पूछा भी कहाँ चलना है, तो हमने कहा चलिए सर। उनकी गाड़ी में बैठ गए और चलें सर, चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से बता दिया उनको कि वो कह रहे थे वहीं चलना, हमने कहा वहीं चलना है। तो हम लोग गए वहाँ, जाके वहाँ पहुँचे तो उनके ऑफिस के सामने एक वो शीशे का केबिन टाइप का था, या खिड़की थी, ठीक से मुझे वो नहीं आ रहा है, मैंने दिख गए वो बाहर से अतीक के अंदर बैठे हुए मुझे दिख गए। तो हमने बताया, और एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, वो सीआरपी की जिप्सी शायद थी, उस संभवतः वो कोई आईजी साहब थे, यूनिफॉर्म्ड थे वो। तो वो बेचारे एकदम, मैं जब अंदर घुसा मैंने बताया मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैंने आपको गिरफ्तार किया, उठिए खड़े हो जाइए। तो वो आईजी साहब एकदम हड़बड़ाहट में एकदम किसी तरह से बेचारे निकले। मैंने कहा आप जाओ, वो निकल गए वहाँ से, गाड़ी से चले गए। इसके बाद उनको, अतीक को मैंने कहा कि चलिए आपको गिरफ्तार किया, और ले आके उनको गाड़ी में बैठा लिया। और फिर हम लोग आगे सिविल लाइन थाने का मुकदमा था, सिविल लाइन थाने पर उनको ड्रॉप किया, और वहाँ से फिर हम जो है चले गए वहाँ। मैंने कहा कि नहीं, उनके घर की भी तलाशी ली जाए। हम लोगों ने तय किया, एसएसपी साहब सहमत हुए, उनके घर की सर्च हुई, और सर्च हुई तो उसमें एक राइफ़ल और कुछ कार्टिजेज मिले। राइफ़ल बाहर की थी, कार्टिजेज प्राइवेट बोर के थे। तो उसमें उनके पिताजी चूँकि घर पे थे, उन्हीं का पोजीशन था, इसलिए उनको आर्म्स एक्ट में खुलदाबाद थाने में बंद किया गया उसी दिन, और को इस मर्डर की कंस्पिरेसी में बंद किया गया। सिविल लाइन थाने में दोनों लोग बंद हो गए बने, और इसके बाद दोनों को जेल जाना पड़ा। बाद में फिर वो इन्वेस्टिगेशन सीआईएस को ट्रांसफ़र हो गई लखनऊ में। और क्या इसका हश्र हुआ ये मुझे कुछ पता नहीं है। तमाम बीच में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इनको पकड़ा, तो बेल वेल में जब ये तमाम 482 वगैरह किए, तो एक बार हाई कोर्ट में एक जस्टिस महोदय ने बुलाया माननीय न्यायालय में, अपने चैम्बर में बुला के उन्होंने, जिनके यहाँ चल रहा था, उन्होंने केस डायरी मांगी, पूछा अतीक कौन है, जबकि अतीक को अच्छे से जानते थे, मैं इसको समझ भी रहा था। लेकिन उन्होंने जब इस तरह का प्रश्न पूछा तो मुझे अंदर से थोड़ा लगा। लेकिन अब वो तो केस डायरी मांगे, तो केस डायरी चूँकि मैं किसी को दे नहीं रहा था, क्योंकि उसमें कॉन्स्पिरेसी में वो मुलजिम बने थे, एविडेंस लाई गई थी, एविडेंस कलेक्ट की गई थी, तो डायरेक्ट एफआईआर में थे नहीं। तो ये हो रहा था कि डिस्क्लोज होगी तो एविडेंस को टेम्पर करेगा। लेकिन अब चूंकि जज साहब का मांगना था तो देना ही था, तो कोई भी छोटा से छोटा आदमी न्यायपालिका का मांगेगा तो केस डायरी दी जाएगी। और दिया गया। और लेकिन वो जज साहब बाद में जो पता लगा कि सीबीआई ने रिटायर होने के बाद उनको किसी भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा हुआ जो है, वो जेल उनको जाना, हाँ उनको जेल जाना पड़ा। ठीक ऐसे ही करता रहता था। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एक बार उसने हमको भी थ्रेट करने की कोशिश किया। मैं बनारस में रहता था, मेरा परिवार वहीं रहता था, तो उसने मेरे लैंडलाइन फ़ोन पे फ़ोन किया। रात में 1:30 बजे किसी ने फ़ोन किया और कहा कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, अतीक के बारे में कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा कि भाई शुभचिंतक हो तो 1:30 बजे रात में क्यों फ़ोन कर रहे हो। थोड़ा मुझे क्रोध भी आया, थोड़ा गुस्सा के उससे बोला बाला भी। फिर मैंने उससे कहा कि सब कुछ कहा कि तुम जाके अतीक से कह देना मैं ऐसे जाता हूँ वैसे आता हूँ, क्रोधित हो गए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बारे में कुछ पता करना चाह रहा है कोई। तो हम फिर गए और जाके वो पूछा मैंने पत्नी से कि राइफ़ल कहाँ है, तो बता लगा कि दूसरे कमरे में बक्से में रखी हुई है। तो फिर वहाँ से लाइट वाइट जला के देखा होगा कोई ऐसा तो नहीं कि हमारी उपस्थिति तो पता कर रहा है। तो मैं जाके फिर वो राइफ़ल लेके आके अपने घर में रख के सोया। तो चैतन्य तो हुआ मैं भी उसके इस फ़ोन से। हालांकि परिवार पे पासान मैं नहीं करता था,
हमारे मोहल्ले में ही एक दुकान थी जहाँ से परिवार के लोग जाके सामान वामान लाया करते थे। वहाँ भी इन्होंने पूछवाया कि बड़ा लड़का रहा साहब वो किस कक्षा में पढ़ता है। फिल्मी तो स्टाइल में। हाँ, तो उसी ने हमको बता दिया। तो उससे मैंने कहा कि अरे वो शादी उदी के लिए कोई एक हैं इंस्पेक्टर साहब नहीं है, मर गए हैं, उनके लोग होंगे आए होंगे, पता कर रहे होंगे। उसको न्यूट्रलाइज़ किया मैंने। मैं तो समझ गया मामला जी, जो जी, था जी। कि ये भी कहीं चार जगह कहेगा तो भी पैनिक मोहल्ले में हो जाएगी। जी, जी। इनको भी घर में भी आके वही बात बताया मैंने। जी, लेकिन जी। फिर आगे उस पर वो कुछ उन्होंने किया नहीं ना, मैंने उसको महसूस किया उनके उसको। हुँ। और वो इन्वेस्टिगेशन फिर चली गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, वर्तमान समय में उस केस के बारे में आप कभी जानने का प्रयास किए जो आपने सबसे पहले हैंडल किया था? और जब अतीक का जब सबसे मामला इस समय चरम पे है, तो फिर आपने कभी अपने पुराने दोस्तों को या उनको कभी एक बार टच करने का प्रयास किया कि उस केस में क्या हुआ? नहीं, अभी तो असल में उस समय रजनीकांत मिश्रा साहब एसएसपी थे, वो भी रिटायर होके उधर कहीं नोएडा और उसमें नैनीताल में निवास करते हैं। लालजी शुक्ला साहब भी रिटायर हो गए। अभय कुमार प्रसाद साहब भी एडीजी हैं। हुँ। और हमने अभी कोशिश तो नहीं किया, लेकिन अब करूँगा कोशिश की पता करूँगा क्या हुआ कैसे हुआ। इसलिए कल मैं गया था एक एविडेंस में, तो वहाँ एक पुराना मामला 84 का, उसमें मैंने अपना बयान दिया। तो वहाँ ये पता लगा कि इनको जो है मंसूर अहमद काजी को उस न्यायालय ने 7 साल की सज़ा दिया। मरदह थाने पर रहने पर कुछ उन्होंने कृत्य किया था उस पर माने। तो अब जाके थोड़ा वहाँ से पता करूँगा किसी इन्वेस्टिगेशन का हश्र हुआ क्या, कि बाद में चार्जशीट लगी, क्या हुआ कैसे हुआ, ट्रायल हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट लगी। अब वो देखने में पता लगेगा। मैंने सीआईडी से थाने से पता लगाऊंगा मैं इसका। मैंने अभी तो पता नहीं लगा मैंने। वर्तमान समय में अतीक अहमद को आप कितना बड़ा देख रहे हैं माफिया जो या उसके साम्राज्य में उस समय की अपेक्षा? देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है, वो बड़ा छोटा होता नहीं माने। ये तंत्र उसको बड़ा छोटा बना देता है। और डील करने वाला जब डील करता है उसको, जैसे जब हम किसी अपराधी को डील करते थे उसको बड़ा या छोटा कभी नहीं मानते थे। माने अपराधी माने अपराधी माने। तो वो वैसे ही है। उसको डील उसी आईपीसी सीआरपीसी के तहत किया जाएगा माने। अब चूंकि बड़ा इसलिए उसके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो जाते हैं, उसके तमाम जुडिशरी में एफिलिएशंस हो जाते हैं, उसके तमाम ब्यूरोक्रेट से एफिलिएशंस हो जाते हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया उसके विरुद्ध होनी चाहिए वो धीरी होती है, बाधित होती है। वो उसका लाभ उसको मिलता है। जैसे कोई राइट ट्रैक पे चलने वाला आदमी किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो पहले वो हट गया, मान लीजिए, फिर दूसरा आ गया राइट ट्रैक वाला तो इन्वेस्टिगेशन हट गई। फिर कहीं कोर्ट से स्टे मिल गया। इस मामले में जिसमें मैं एविडेंस देने गया था कल 84 का, वो भी माननीय उच्च न्यायालय से बहुत दिनों तक स्थगित रहा मैंने। तो ये सब लाभ उठाते रहते हैं, चूंकि इनके पास आर्थिक तंत्र हो जाता है, पैसे का भी उपयोग करते हैं, अपने व्यक्तिगत उसका प्रयोग करते हैं। और आदमियों में कमजोरी होती है, चाहे वो कहीं भी कोई आदमी होगा जो ह्यूमन मानव जनित जो कमजोरियां हैं वो होती हैं। उसी से भ्रष्टाचार उपजता है। और भ्रष्टाचार के कारण आदमी फिर डरता है, कंप्रोमाइज करता है। वर्तमान समय में अतीक अहमद के घटना जो हुई है इलाहाबाद में, उसको लेके जो इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब देखिए, वो तो चूंकि ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो अब पुलिस है तो पुलिस तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के क्रम में और तेज गति से उसको पकड़ना चाहेगी, विधिक कार्रवाई करा के उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगी। जो भी हो सकेगा वो करेगी। माने उनके एसोसिएट्स को पकड़ के, वो तो मान लीजिए जेल ही में है माने। लेकिन ये बात सत्य है कि ये तंत्र की, मैं तो तंत्र की विफलता मानता हूँ कि आज बड़े बड़े ऑफिसर्स को लगना पड़ रहा है। अगर तंत्र ने शुरू से ऐसा काम न किया होता तो इनको एक सब इंस्पेक्टर पकड़ता है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन उस थाने का इंस्पेक्टर करता है और इनकी ऐसी तैसी सब कर देता माने। लेकिन अभी इस जगह ये पहुंच गए हैं, ऐसी जगह तंत्र ने इनको पहुंचा दिया है कि ये इनकी मजबूरी है कि डीजी और एडीजी लोग इनकी गिरफ्तारी, इनके एसोसिएट्स की गिरफ्तारी सुपरवाइज कर रहे हैं और खुद लग के कैंप करके अपना बहुमूल्य समय वहाँ लगा रहे हैं माने। लेकिन अब ये चूँकि प्राथमिकताओं में है, इस तरह के अपराधियों को सख्ती से डील किया जाना चाहिए, तो हम इसको गलत नहीं मानते। लेकिन इस बात का जरूर मुझे पश्चाताप होता है, अफसोस होता है पुलिस में नौकरी करने के बाद, कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिनका समय बहुत बहुमूल्य होता है, उनका समय अपराधी को पकड़ने को, हिस्ट्री सीटर को पकड़ने में लग रहा है। ये मतलब तंत्र का वो है माने, मेरे ख्याल से मतलब
जो चला आ रहा है मामला, इनको जो मिला है, तंत्र ने इनको संरक्षित किया है, उसी का प्रतिफल है। राजनीतिक का बात कहा जाए कि बड़े बड़े राजनीतिक दल जिसमें कि अखिलेश यादव या ये वर्तमान समय में जो मुठभेड़ हो रहे हैं, वो एनकाउंटर हो रहे हैं, उन पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ये योगी और अपना वो राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, बुलडोजर पे? देखिए, राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ कार्य करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यद्यपि ये नहीं कहना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका राजनीतिक हित सर्वोच्च होता है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका राजनीतिक हित सर्वोच्च होता है। तो इनकाउंटर अगर दोषपूर्ण है, ऐसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो उसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट में नहीं तो न्यायालय तो सब बचे हुए हैं, हर कहीं भी जा करके उसकी जांच कराई जा सकती है। जो गलत दोषपूर्ण इनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ उदाहरण है कि तमाम आईपीएस डीजी लेवल के लोगों को 7-7 साल जेल में रहना पड़ा है। माने तो जाएंगे, जो कर रहा है वो फेस करेगा। माने इसको कहने से क्या फ़ायदा, सही प्लेटफॉर्म पर जाइए, आप जाके करवा लीजिए, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन आना अकारण कहीं अगर बहादुरी से कुछ काम हो रहा है तो उसमें इस तरह की बातें उचित नहीं है। इससे मनोबल गिरता है बल का और पुलिस बल का। जब बड़े लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मनोबल भी गिरता है। माना ऐसा नहीं, आप जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको उत्साहित किया जाना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उसको निरुत्साहित किया जाना चाहिए। इनकाउंटर हमेशा पुलिस अपने आत्मरक्षा में अपनी आत्मरक्षा में इनकाउंटर्स होते हैं। ऐसा नहीं किसी को पकड़ के ले आगे बांध के मार दिया। अगर पकड़ के ले आगे बांध के कोई मारेगा तो 302 में जाने के लिए तैयार रहे। उसके लिए ये देश संविधान से और कानूनों से चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। माने पुलिस वाले भी मारे जाते हैं? बिल्कुल, पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, पुलिस वाले भी जेल जाते हैं। माने पुलिस वाले क्यों नहीं मारे जाते हैं बताइए आप। मैं स्वयं 2007 में 22 जुलाई 2007 को टोकिया इनकाउंटर में चित्रकूट में ऑपरेशन में था। सुबह हम लोगों का इनकाउंटर हुआ, एक आदमी मारा गया गैंग का और सब घायल हुए, गैंग को भागना पड़ा। और शाम को जब हम लोग डेड बॉडी लेके लौट रहे थे, फोर्स घेरा गया, 3 तरफ से एम्बुश हुआ, गैंग ने एम्बुश किया, 6 लोग एसटीएफ के मारे गए, एक इन्फॉर्मर मारा गया और लोग घायल हुए। कैसे इनकाउंटर फर्जी है, कैसे इनकाउंटर गलत है? अब उसमें उस इनकाउंटर के बारे में नहीं बताएंगे, कोई पॉलिटिशियन जाके कहेगी फर्जी है इनकाउंटर। माने तो ये सब बेमतलब की बातें हैं। देखिए ऐसा है कि यही तो देखिए यही सब है ना कि अपराधी जब अपने स्विंग पे होता है, इसी कारण अपराधी को संरक्षण मिल जाता है और कोई बात नहीं है। अपराधी इसीलिए संरक्षित हो जाते हैं। कभी हम विरोध में रहेंगे तो हम इस तरह की बात कर देंगे, कभी आप सरकार में रहेंगे तो आप इस तरह की बात करेंगे। यही उनको पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है, इस कारण वो आगे बढ़ते रहते हैं बदमाश। जब आप एक अतीक अहमद एक बदमाश को गिरफ्तार करने गए तो उस समय आपको डर लगा? एकदम नहीं, कोई डर नहीं लगा। देखिए हम तो ईश्वर आस्थी हैं और मुझे ये विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना, इस संसार में कुछ भी जो कहा जाता है ना, पुराने लोग कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना भगवान की कृपा के या भगवान की इच्छा के, तो वही है। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। हर माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित जगह पर निश्चित समय पर होगी। तो किसी भी व्यक्ति का अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है कि वो मर जाए, उसको कोई मार दे। अपराधी क्या करेगा, गोली मार के मार डालेगा। तो अगर ये मेरा निर्धारित होगा कि मुझे अतीक के और ददुआ की गोली से मरना है तो मैं मर जाऊँगा, कोई परेशानी की बात नहीं। तो डरूँ क्यों? तो मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगा। कभी भी मैं अपराधी से जीवन में कभी नहीं डरा। मैंने कोई डर नहीं। अब कोई एक्स्ट्रा कॉशसनेस या कोई ऐसी कुछ नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, जो हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी कि बदमाश को पकड़ने में क्या सावधानी बरतनी, ये सब करता था अपना। लेकिन मुझे कोई डर भय नहीं रहा कभी भी, अभी भी नहीं डरता हूँ, ऐसे ही घूमता रहता हूँ। ये थे धीरेन्द्र राय जी, जिनका कहना है कि वो कभी भी नहीं डरे और ना ही किसी भी तरह की उन्होंने समझौता किया। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन रिटायर्ड जाबाज पुलिस वालों का क्या सहयोग लेती है अतीक अहमद की घटना में। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।